Hello guys, welcome to my channel DTU channel down to up study channel. So as you know, we are discussing UPSC CSC's previous year questions. बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं, हम हिंदी में समझते हैं और हम सिर्फ ये नहीं इनको सिर्फ रीड आउट नहीं करते, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं अगर हम प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करते हैं. तो today is lecture third and topic is early uprising against the British and revolt of 1857. अब तक प्रीवियस ईयर्स में जो भी 1857 से क्वेश्चन आए उनका कंपाइलेशन है और इस तरह से हम समझ सकते हैं. जैसे कि हिस्ट्री बहुत बड़ी है और 1857 को कितना भी पढ़ेंगे कम ही रहेगा. तो लेकिन जो यूपीएससी है क्वेश्चंस पूरे 1857 के रिवोल्ट से नहीं पूछती है. कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं उनसे ही क्वेश्चन पूछती है, उनके अराउंड ही क्वेश्चन घुमाती रहती है. तो इसीलिए ये कंपाइलेशन आपको समझने में मदद करेगा कि 1857 से या फिर अब जो अर्ली अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश है ना, तो उस इरा में क्वेश्चन कहाँ से यूपीएससी पूछ रहा है. देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते और एक क्वेश्चन के अराउंड ही क्वेश्चन, टॉपिक के अराउंड ही क्वेश्चन पूछता रहता है. तो नाउ वी विल लेट्स वी स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ. पहले हम 20वीं शताब्दी को देखते हैं. तो 20वीं शताब्दी थी हमारी 1900 से 2000, ठीक है. लेकिन ये कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में मतलब 1925 के अराउंड की बात हो रही है, ठीक है. 1925 के अराउंड की बात हो रही है. तो ये अब हम बात करते हैं नील की खेती की. तो नील की खेती जो है ना, नील की खेती का ह्रास क्यों हुआ, तो होती क्यों थी. तो नील की खेती जो होती इसलिए थी 1860 से जो पहले हम भारत में मतलब जो यूरोपियों द्वारा भारत में काश्तकारों से जमीन मतलब जो किसानों से उनसे उनके लैंड पर नील की खेती करवाई जाती थी और उनका काफ़ी शोषण होता था. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये 1860 के बाद में यूरोप है ना उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया. काफ़ी चीज़ें जो है ना वो रासायनिक रूप से यानी कि लैब में प्रयोगशालाओं में और फैक्ट्रीज में मतलब बनाई जाने लगी. तो इसी तरह से क्या हुआ 1860 में, आप देखें 1860 या 70 के बाद में क्या हुआ, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सिंथेटिक फाइबर बना. फाइबर सिंथेटिक का आप कहेंगे आप सिंथेटिक का मतलब क्या होता है. सिंथेटिक का मतलब तो जो प्राकृतिक चीज़ों से नहीं, सिंथेटिक का मतलब जो प्राकृतिक चीज़ों से ना बन के लैब में या फिर फैक्ट्रीज में इंसानों द्वारा प्रयोग यानी कि अनुसंधान करके बनाया जाना. इसमें अगर सिंथेटिक फाइबर में आप देखो रेशे वगैरह हो गए और जो धागे वगैरह उनसे प्लास्टिक्स बनाना, कपड़ा बनाना और रस्सी वगैरह बनाना, ये सब प्रयोगशाला में बनता था और फैक्ट्रीज में बनता था. कंपनी मतलब जो है ना प्रयोगशाला में बनता था. इसमें जो कुछ सिंथेटिक फाइबर की मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ. जैसे कि नायलॉन हो गया, प्लास्टर हो गया और इसको बोलते हैं जैसे कि हाँ प्लास्टर हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, रेयॉन हो गया. ये सब क्या है सिंथेटिक फाइबर की यूज़ है. आजकल भी देखेंगे मार्केट में जो कैसे सिंथेटिक फाइबर के नाम का एक कपड़ा आया हुआ है जिसमें अगर पानी पे बरसात में पानी डालते हैं उसमें पानी मतलब पता नहीं चलता, भीगता नहीं. तो इसी तरह से फिर 1890 के बाद में सिंथेटिक इंडिगो प्रयोगशालाओं में बनाया गया यूरोप में. और उसके बाद उसमें इतनी समृद्धि हुई. वो इंडिगो क्या था, जो नेचुरल जो नील थी वो नहीं होकर वो प्रयोगशाला में बनाया गया था. और फिर वो काफ़ी सस्ता भी होता था, है ना, सस्ता भी होता था और मतलब जल्दी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव था. तो इस तरह से वो उसका मार्केटलाइजेशन काफ़ी बढ़िया हो गया. तो यहाँ पर इंडिया में क्या हुआ, फिर नील की खेती कम होने लगी क्योंकि सिंथेटिक फाइबर आ गया था. इसी तरह से अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है. नील की खेती के बारे में देख लिया है. ऑप्शन बोला कि नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध. देखो ये ठीक है, लेकिन आगे ऑप्शन देख लेते हैं. विरोध तो होता था लेकिन इन्होंने अब सन याद रखो 1925 में. लेकिन ये जो विरोध था, ये विरोध कब होता था, ये होता था जब नील की खेती हुआ करती थी यानी कि 1850 और 60 के टाइम में. और हमसे पूछा गया 1925 के अराउंड में, ठीक है. दूसरा ऑप्शन है कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना. हाँ कहीं मतलब ये ठीक है. नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध, देखो ये नहीं है,
ठीक है, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण ये भी नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो आ गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, क्या है हमारा? दूसरा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है? देखो, उलगुलान क्या था? उलगुलान एक समुदाय था, ना कि किसी का नाम था। मतलब उलगुलान एक जो एक उपद्रव हुआ था या कहें रिवोल्ट हुआ था, तो उसका नाम था। और ये मेनली किधर का था? ये जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, इस वाले एरिया का ये था। ठीक है, तो ये उलगुलान क्यों हुआ था? देखो, मैंने इसका आपके लिए नोट ऐड कर रखा है, मैं आपको उसको दिखा देती हूँ। एक व्यवस्था थी उलगुलान का, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था थी, चलो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। बिरसा मुंडा की कहानी है, ठीक है। संथाल ये वाला है, खूंटी कटी। देखो, एक खूंटी कटी व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है। खूंटी, इस व्यवस्था से क्या हुआ? मुंडा समुदायों का पारंपरिक रूप से इनको आदिमान किराया मिलता था। खूंटी कटी व्यवस्था में क्या होता था कि एक जो मुंडा समुदाय था, इनको एक मतलब आदिमान किराया मिलता था। लेकिन क्या हुआ आगे आगे धीरे धीरे क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इस व्यवस्था को, जो खूंटी कटी व्यवस्था को जागीरदारों और ठेकेदारों द्वारा उन्मूलन मतलब धीरे धीरे हटाने लगे थे। और जो खूंटी, एक तो कारण ये था, दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि जनजातियों का धर्म परिवर्तन, क्योंकि उस टाइम ईसाई मिशनरी आ चुके थे और जनजातियों को वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। और तीसरा फैक्टर था कि जनजाति समुदायों को उनकी ही जमीन से और उनकी संस्कृति से दूर कर रहे थे ये लोग। और भाई, जनजातियों का देखो अपना वो होता है, समुदाय होता है, अपनी संस्कृति होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं। अगर उनको उनसे ही हटाओगे तो कहीं ना कहीं वो मतलब बहुत ज्यादा रिवोल्ट तो करेंगे, कि उपद्रव तो मचाएंगे, उनकी क्रुएलिटी तो आएगी उनमें। तो इस कारण से ये जो है ना, ये वाला वो हुआ था रिवोल्ट, उलगुलान उलगुलान। और ये उलगुलान किसके नेतृत्व में हुआ था? 1819 टू 1900। बिरसा मुंडा एक मतलब एक लीडर थे। उलगुलान जो उपद्रव हुआ था, उसके लीडर हुआ करते थे बिरसा मुंडा, ठीक है। तो इनके नेतृत्व में हुआ था ये घटना। किसके किसके कारण विवरण है? तो ये है इनका, बिरसा मुंडा। अच्छा, और ऑप्शन देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह जो है ना, वो तो आपको पता है कि इसको फर्स्ट क्रांति बोलते हैं भारत की आज़ादी का। दूसरा है मौपिला करके। मौपिला जो विद्रोह हुआ था, ये हुआ था केरल की साइड में, जो मुसलमान कृषक और हिंदू कृषक के बीच में हुआ था, जमींदारों के बीच में हुआ था। फिर है तीसरा 1859 से 60 में नील विद्रोह, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं, नील विद्रोह। ये जो विद्रोह करे थे कि मतलब 1/20 करके जो किसानों का और जो अंग्रेज जमींदार थे, उनके बीच में विद्रोह ये हो रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ये है 1899 बिरसा मुंडा द्वारा उलगुलान, ये छत्तीसगढ़ साइड में हुआ करता था। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि संथाल विद्रोह को के शांत हो जाने के बाद संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक 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 शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया? देखो, संथाल विद्रोह हुआ क्यों था, पहले हम आपको ये बता देते हैं। संथाल विद्रोह क्यों हुआ था, तो ये मैंने नोट्स रखा है। तो संथाल क्या था? एक झारखंड में एक जनजाति समूह हुआ करता था, ठीक है। ये विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था। और पहला इसको इंडिया में, वैसे तो किसान आंदोलन बहुत सारे हुए थे, यूरोप में, अमेरिका में हो ही रहे थे, लेकिन इंडिया में पहला किसान आंदोलन हुआ था ये संथाल, ठीक है। और ये जो है ना, क्यों हुआ था, इसका कारण ये था कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था वही है जो बंगाल में कॉर्नवालिस द्वारा लाई गई थी, ठीक है। A17 शायद 93 था, कुछ ऐसे ही था। हाँ, तभी लाई गई था कॉर्नवालिस द्वारा, ठीक है। और इसका जो लीडरशिप कौन कराता था? सिंधु कर रहे थे, कानू थे, चंद्र भैरव थे। ये जमींदारों के खिलाफ था। और अंतः वाला इनकी संतालों की मांग स्वीकार की गई संथाल विद्रोह के बाद में। तो क्या क्या मांग स्वीकार की गई है, इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है इन्होंने, कि इस जो संथाल विद्रोह क्यों शांत हुआ? क्योंकि इनकी मांगों को अंग्रेजों ने माना था। क्या माना था? कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि
अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। बिल्कुल इसके दोनों सही हैं। आप देख रहे हैं कि जनजाति से ही क्वेश्चन आ रहे हैं और इसके अलावा जैसे कि जो जनजाति हैं या फिर नीली क्रांति का एक ही क्वेश्चन है। आप ये ऐसे मान सकते हैं कि आप यही टॉपिक पढ़ेंगे तो आगे ज़रूर क्वेश्चन फँसने का चांस होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 में क्या-क्या शामिल थी? तो जो महारानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा है ना, वो 1858 में क्या-क्या शामिल थी? तो इस टाइम क्या था, मैं आपको 1858 की कहानी बताती हूँ, ठीक है? चलो मैं आगे चलती हूँ, मैंने नोट करके रखा है, ये है यहाँ पर। जो देखो 1858 में क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग इसको फर्स्ट, ये पहले तो देखिए लास्ट गवर्नर जनरल है, ठीक है? और फर्स्ट वॉयसराय है, वॉयसराय है, ठीक है? ये फर्स्ट हुआ है। तो फर्स्ट वॉयसराय मैंने नोट भी करके रखा है, ये फर्स्ट वॉयसराय और 1 नवंबर 1858 में क्वीन की उद्घोषणा प्रस्तुत की किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा। अब इस घोषणा में क्या था कि विलय व विस्तार की नीति समाप्त की जाएगी, देसी राजकुमारों को गरिमा व अधिकारों का सम्मान दिया जाएगा, देश के प्रशासन में प्रत्यक्ष जिम्मेदारी ब्रिटिश काउंट द्वारा ग्रहण की गई। इसके अलावा गवर्नर जनरल से वॉयसराय की उपाधि लाई गई। भारत के लोगों के धर्म की स्वतंत्रता का वादा किया गया। इसके अलावा उन भारतीयों को क्षमा किया जाए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ मतलब विद्रोह किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, लेकिन विनियमित नहीं किया गया। विनियमित मतलब होता है रेगुलेट। इसमें आपने शासन को समाप्त ही कर दिया, ना कि रेगुलेट किया, ठीक है? अब ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देखो कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग। इसका मतलब है कि भारतीय राज्यों के इनकी विलय। अभी हम पढ़ के आए हैं ऑप्शन कि विलय या फिर विस्तार नहीं समाप्त हो गया, तो बिल्कुल सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन प्रत्यक्ष नियंत्रण, बिल्कुल सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित यानी कि रेगुलेट करना, नहीं नहीं भाई, रेगुलेट कहाँ करना था, समाप्त ही कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को के शासन को, ठीक है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 1 एंड 2 इज करेक्ट है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। भारत में 19वीं शताब्दी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 1800 से 1900 के बीच के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है? तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजाति उत्पादों पर कर का लगाया जाना। देखो ये बात सही है, भू राजस्व की नई प्रणालियां लागू हुई और जनजाति उत्पादों पर कर लगाया गया, बिल्कुल ठीक है। देखो हम इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा सटीक आंसर कौन सा है। दूसरा ऑप्शन है कि जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, ये भी बिल्कुल सही है। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण किया गया। अब संपूर्ण में ये सब आ गया, उनकी भूमि संबंध को, उनकी पूरा जैसे प्रणाली भी नई लाई गई, जनजातीय उत्पाद कर भी मतलब नए लगाए गए, धर्म प्रचारकों को भी प्रभाव पड़ा, बिचौलियों का भी है, ये सब कुछ संपूर्ण में आ गया, ठीक है? तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा हुआ? आप इन की पॉइंट्स को देख सकती हैं और आंसर ना आते हुए भी कर सकते हैं। तो आंसर क्या हुआ? आंसर इज डी इज करेक्ट है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ओनली 5 ही क्वेश्चन इसमें अर्ली अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 से हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी के अराउंड ही आते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मेनली किससे हैं, तो 1857 में क्या घोषणा हुई थी, और इसके अलावा आप देखो ये पहला क्वेश्चन ये जनजाति समुदाय से, दूसरा क्वेश्चन जनजाति से, और पांचवा क्वेश्चन भी जनजाति से है। तो मेनली जनजाति से ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत इतना बड़ा हाई फाई नहीं आता, आपको नहीं पता होता है, फिर भी आप कहीं ना कहीं उसको समझ के कर सकते हैं, ठीक है? तो थैंक यू गाइस, दिस इज today's topic, so thank you, and अपने आसपास सफाई रखें और खुश रहें, सबको खुश रखें।